नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अवकलन गणित में आज हम कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको लगभग 7 व्याख्यान दूंगा। इस कड़ी में आज मेरा पहला व्याख्यान कर्वेचर में इस प्रकार है। कर्वेचर मतलब किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर उसकी जो मोड़ होती है, मोड़ जो मतलब मोड़ना, मुड़ा हुआ होता है, वो कर्वेचर कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन मैथमेटिकली इसको देना चाहें तो एक कर्व बनाते हैं ए, पी, क्यू और बी। बिंदु पी और क्यू पर हम स्पर्शरेखाएं खींचते हैं जो कि प्रारंभिक रेखा से साई और साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। पी व क्यू पर अभिलंब खींचते हैं जो बिंदु एन पर मिलते हैं। जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा एन सी की तरफ चलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं लिमिट क्यू टेंस टू पी होगा तो पी एन टेंस टू पी सी होगा। अतः जो बिंदु सी होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। जो सीपी है और उसको जो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या को मानकर अगर एक वृत्त बनाएं तो वो वक्रता वृत्त कहलाता है। वक्रता की उल्टा जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, मतलब 1/PC, जिसको अपन 1/ρ से शो कर रहे हैं। और वक्रता त्रिज्या का उल्टा वक्रता होगा और वक्रता का उल्टा वक्रता त्रिज्या होगी। पी से गुजरती हुई पी पर वक्रता वृत्त की कोई जीवा वक्रता जीवा कहलाती है। तो यहाँ अपन बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो बिंदु सी है वो वक्रता केंद्र है, जो सीपी है वो वक्रता त्रिज्या है, इसका उल्टा वक्रता होगी। और कर्व ए पी क्यू सी दे रखा है, क्यू टेंस टू पी होने पर पी एन टेंस टू पी सी होगा। अब हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या नेज समीकरण से ज्ञात करेंगे। नेज समीकरण एस और साई में जो भी रिलेशन होता है वो नेज समीकरण कहलाती है। अब हम जो हमारा चित्र था उसमें हम ये मानते हैं कि बिंदु ए से पी तक की दूरी एस और बिंदु ए से क्यू तक की दूरी एस प्लस डेल एस है। पी क्यू जो है डेल एक्स है। पी टी व क्यू टी डैश बिंदु पी और क्यू पर स्पर्शरेखा है जो मैंने पहले बताया, और ये एक्स एक्स से साई और साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। इस कोण का मान जो चाप है डेल एस उसके नुकीलेपन पर निर्भर करता है। जितना नुकीला होगा उतना ही डेल एस ज़्यादा होगा। अर्थात यदि डेल एस ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो डेल साई बड़ा होगा, और यदि डेल एस कम मुड़ा हुआ है तो उसी अनुपात में डेल साई भी कम होगा। डेल साई चाप पी क्यू की संपूर्ण वक्रता कहलाती है। डेल साई ओवर डेल एस चाप पी क्यू की औसत वक्रता कहलाती है। ये आपको याद रखना है। लिमिट क्यू टेंस टू पी पे डेल साई ओवर डेल एस को हम डी साई ओवर डी एस लिखते हैं, जो कि बिंदु पी पर वक्रता कहलाती है। इसका मतलब अगर हम इसका उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को रो से डिनोट किया जाता है, तो रो बराबर हो गया डी एस बटा हुआ डी साई। तो अगर कोई नेज समीकरण एस व साई में जो कि होगी दी हुई है तो उसको हम साई के रेस्पेक्ट में अवकलन करके वक्रता त्रिज्या रो ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, रो बराबर डी एस बटा हुआ डी साई। अब कार्तीय समीकरण में रो कैसे ज्ञात करते हैं? कार्तीय समीकरण
y बराबर एफ एक्स होता है। इससे हम टेन साई निकालते हैं। मैंने एक त्रिभुज बताया था जिसमें dy और dx और ds साई के लिए बताए थे। तो टेन साई बराबर होता है dy ओवर dx। इसका अवकलन करें s के सापेक्ष तो sec स्क्वायर साई डी साई और ds d2y और dx स्क्वायर dx ओवर ds आएगा। इससे हमने ds ओवर डी साई निकाला, ds ओवर डी साई आ गया sec स्क्वायर साई इंटू ds ओवर dx बटे d2y ओवर dx स्क्वायर। sec स्क्वायर साई को क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति से 1 प्लस टेन स्क्वायर साई और ds ओवर dx का चाप जो लेंथ ऑफ कर्व्स थी उससे हम फॉर्मूला जानते हैं, उसको लिखेंगे अंडरूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब टेन साई का मान डी वाई ओवर डी एक्स है वो भी रख दीजिए। तो एक तो अंडरूट में आ गया अंडरूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा आ गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। दोनों मिलके 3/2 पावर में हो जाएंगे। तो रो बराबर आ गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 बटा हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर। तो दोस्तों जब कार्तीय समीकरण y बराबर एफ एक्स दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले dy ओवर dx निकालेंगे। बस ये ध्यान रहे कि dy ओवर dx अनंत नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। अब dy ओवर dx उस पॉइंट पे निकाल के जो इस पॉइंट पे हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, फिर d2y और dx स्क्वायर निकालेंगे वक्र का, उसी बिंदु पे उसकी वैल्यूज निकालेंगे। दोनों वैल्यूज को रो बराबर 1 प्लस डी वाई और dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 बटे हुए d2y ओवर dx स्क्वायर में रखेंगे तो हमारे पास रो आ जाएगी। रो मतलब वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। यदि dy और dx अनंत हो तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर लेते हैं और dy और dx की जगह dx और dy निकालते हैं। तो फार्मूला इस प्रकार से बन जाएगा रो बराबर 1 प्लस dx बटा dy का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 बटा हुआ d2x ओवर dy स्क्वायर। अब पाचल समीकरण में हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। पाचल समीकरण हम जानते हैं कि अगर x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी, टी जहाँ पाचल है तो x बराबर एफ टी और g बराबर y बराबर जी टी पाचल समीकरण कहलाते हैं। इससे हम dy और dx निकालते हैं। सबसे पहले dy और dx निकालने के लिए dy ओवर dt बटा dx ओवर dt करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि dx और dt नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो dy और dx आ गया हमारा y डैश बटा x डैश, y डैश का मतलब dy ओवर dt और x डैश का मतलब dx बटा हुआ dt। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, d2y और dx स्क्वायर हो गया, लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड t के सापेक्ष अवकलित है तो हम d बटा dt y डैश बटा x डैश और dt बाई dx करते हैं चेन रूल से। अब हम इसको सिंपल u बटा v फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे जो आएगा वो d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश बटा हुआ x डैश का होल क्यूब। अब दोस्तों रो का सूत्र हमें पता है कार्तीय निर्देशांक के रूप में रो बराबर होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 बटे हुए d2y ओवर dx स्क्वायर। नाउ वी पुट वैल्यूज dy और dx एंड d2y ओवर dx स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज रखी, सोल्व किया, सिंपल सॉल्यूशंस है। तो रो बराबर आ गया x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 बटे हुए x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, जहाँ x डैश का मतलब क्या है dx बटा dt, y डैश का मतलब क्या है dy बटा dt, x डबल डैश का मतलब क्या है d2x बाई dt स्क्वायर और y डबल डैश का मतलब है d2y ओवर dt स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम पाचल निर्देशांक के केस में भी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या,
कोई सा भी फार्मूला आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार्तीय रूप लिया है। कार्तीय रूप में रो बराबर 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 बटे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है। अब मैंने मान लिया है कि dy ओवर डी एक्स बराबर p है और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर q है, तो रो बराबर आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर होल पावर 3/2 बटावा q। अब हम मूल बिंदु पर p और q के मान ज्ञात करते हैं। मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 लिखेंगे dy ओवर डी एक्स और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर के मानों में, जिससे p और q आ जाएगा। तो जो p और q के मान मूल बिंदु पर आए हैं उनको अगर हम सूत्र में रखें और उससे रो ज्ञात करें तो वो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ भी ये ध्यान रखें dy और dx अगर अनंत आता है तो उसको हम dx बटा dy वाले फार्मूले में निकालेंगे। अर्थात उस केस में रो बराबर होगा 1 प्लस dx बटा dy का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 बटे d2x ओवर dy स्क्वायर, और वही मूल बिंदु पर dx बटा dy और d2x ओवर dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे, जिससे हमारे पास मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। ये एक जनरल मेथड है मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालने का। अब कुछ स्पेशल केस में न्यूटन विधि द्वारा भी हम ऐसा मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। माना कोई वक्र है y बराबर fx जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। वक्र को कहां से गुजरा है? मूल बिंदु से, तथा x अक्ष इसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है। जब x अक्ष इसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब उसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए? 0। प्रवणता 0 होने का मतलब m0। m क्या होता है? dy ओवर dx या टेन साई, जिसे अपन कहते हैं साई 0 है तो टेन 0 बराबर 0 है। तो dy ओवर dx का मान 0 है यहाँ पर, अगर x अक्ष इसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है। अगर y अक्ष इसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी तो उस अवस्था में dy ओवर dx अनंत होगा। अब मैक्लॉरिन प्रमेय ये कहती है y बराबर f0 प्लस x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस सो ऑन x के पद। f0 क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है वक्र तो 0 होगा। f डैश 0 मतलब dy ओवर dx हमने 0 किया है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y और dx स्क्वायर की जगह f डबल डैश 0 अपन ने लिखा है, बाकी x के पद। तो अगर इसे हमल करें तो ऐसा आ जाएगा 2y बटा एक्स स्क्वायर f डबल डैश 0 प्लस x के पद। f डबल डैश 0 क्या है? q। तो 2y बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? q। अब लिमिट x टेंस टू 0 पे y टेंस टू 0 अगर हम समीकरण 2 में रखें और रो निकालें तो रो बराबर सूत्र था 1 प्लस पी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 बटा q। क्योंकि p 0 है तो ये रो बराबर 1 बटा q आएगा। 1 बटा q को हम मान रखें तो रो बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2y आएगा, जहाँ पे x टेंस टू 0 है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या करना है कि अगर वक्र में स्पर्श रेखा निकालें और अगर x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो ये सिंपल सा हम फार्मूला लगा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर y अक्ष स्पर्श रेखा है तो सूत्र बन जाएगा रो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 y स्क्वायर बटावा 2x। न्यूटन विधि से हल करने के लिए आवश्यक है मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा दोनों अक्षों में से एक तो होना ही चाहिए। अगर दोनों अक्षों में से एक भी अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं है तो हम न्यूटन विधि के द्वारा इस विधि से हम रो ज्ञात नहीं कर सकते मूल बिंदु पर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्रुवीय समीकरण में भी न्यूटन विधि लगती है। r बराबर एफ थीटा आपका ध्रुवीय वक्र है। हम इसमें एक्स स्क्वायर ओवर 2y करेंगे सिंपली। x बराबर r कोस थीटा होता है, y बराबर r साइन थीटा होता है, मान रख दिया। तो कुल मिला के ये आ गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 r स्क्वायर बटा 2r
cos थीटा बटे वे sin थीटा। हम जानते हैं थीटा टेंस टू 0 पे cos थीटा 1 होता है, sin थीटा थीटा के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये सोल्व हो गया, रो बराबर लिमिट थीटा टेंस टू 0 r बटे वे 2 थीटा। तो हम ध्रुवीय समीकरण के लिए मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का सूत्र ये दे सकते हैं, रो बराबर लिमिट थीटा टेंस टू 0 r बटे वे 2 थीटा। अब वृत्त की वक्रता, जो वक्र दिया हुआ है उसकी वक्रता हम निकालें। ये एक चित्र बनाया गया है, चित्र पे P बिंदु और Q बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींची है जो x अक्ष को साई कोण और साई प्लस डेल साई कोण बनाते हुए काटती है। स्पर्शरेखाएं ST व S' है। अगर हम सिंपल त्रिकोणमिति लगाएं तो स्पष्ट है कि एंगल PCQ भी डेल साई होगा। अब एंगल SRS' देखा जाए तो वो डेल साई है और एंगल PCQ भी डेल साई है। तो डेल S बटा डेल R करें तो वो क्या आ जाएगा, डेल साई, या डेल साई और डेल S बराबर क्या आ जाएगा, 1/r। अगर हम Q टेंस टू P करें तो उस केस में डेल साई और डेल S किस में चेंज हो जाएगा, डी साई और डी एस बराबर 1/r। उल्टा कर दें तो ds और d साई बराबर क्या आ जाएगा, r। ds और d साई क्या होता है, रो। तो रो बराबर क्या आ गया, r। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या वृत्त के केस में उसकी त्रिज्या ही होती है और वक्रता केंद्र उसके केंद्र ही होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। वक्र के केस में, सर्किल के केस में वक्रता त्रिज्या उस सर्किल की त्रिज्या ही होती है। आज जो ये मैंने पढ़ाया है उस पर आप मनन करें, उसको आप अच्छी तरीके से याद करें। बुक व मेरे नोट्स की सहायता से आप इसमें नोट्स भी बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।